12 अगस्त 1997 को अपनी रोजाना आदत के चलते एक आदमी जुहू के मंदिर में पूजा करने जाता है और आधे घंटे बाद जब वह वापस मंदिर से बाहर आता है तो वहीं गाड़ी के पास खड़ा उसका ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। उस आदमी के लिए वो दिन मुंबई के किसी आम दिन से ज्यादा नहीं था, मगर वो नहीं जानता था कि कुछ पल बाद ही उसकी जिंदगी की पूरी कहानी बदलने वाली थी। वो आदमी जैसे ही अपनी गाड़ी के पास जाने लगा तभी 3 लोगों ने आकर उसका रास्ता रोक लिया और उन तीनों में से एक लंबे बाल वाला आदमी अपनी कमीज के नीचे से गन निकालकर उस आदमी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। यह देखकर उस आदमी का ड्राइवर उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि बाकी बचे वो 2 लोग भी तब तक उस आदमी पर गोलियां बरसाना शुरू कर चुके थे और देखते ही देखते उन लोगों ने उस आदमी के शरीर में पूरी 16 गोलियां दाग दी। इस हत्या के तुरंत बाद उन तीनों ने बंदूक की नोक पर एक टैक्सी को रुकवाया और उसे चुराकर वहां से फरार हो गए। जिस आदमी को उन 3 लोगों ने इतनी बेरहमी से मारा था वो और कोई नहीं बल्कि टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार थे। आज 29 साल बाद इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे है, पर अपने किसी और गुनाह के चलते, क्योंकि इस क्राइम के लिए उसे आज तक कोई सजा नहीं मिली। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डी कंपनी में एक समय पर कैप्टन के नाम से जाना जाने वाला अब्बू सलेम है। जी हाँ, हम उसी अब्बू सलेम की बात कर रहे हैं जिसने एक समय पर बड़े बड़े कारोबारियों और बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं में अपनी वसूली के चलते अपनी दहशत फैला रखी थी। इसके एक इशारे पर बड़े बड़े सितारे नाचने लगते थे। 1993 के बम धमाकों का आरोपी कहें या फिर 1995 में हुई बिल्डर प्रदीप जैन की निर्मम हत्या का दोषी या फिर 1997 में गुलशन कुमार जी की हत्या का साजिश करता, ऐसे अनेकों क्राइम को अंजाम देने वाला अब्बू सलेम आज के समय में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार का लड़का दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया और बन गया एक नया डॉन। जानकारों के अनुसार अब्बू सलेम का जन्म यूपी के आजमगढ़ में हुआ था। अब्बू सलेम के पिता कयूम अंसारी पेशे से एक वकील थे। अब्बू सलेम के अलावा कयूम अंसारी की 4 बेटियां और 2 बेटे भी थे, लेकिन अब्बू सलेम अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा था। कयूम अंसारी अपनी बाइक पर ही नजदीकी अदालतों में मुकदमे लड़ने जाया करते थे, लेकिन एक दिन रास्ते में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में उनका पूरा परिवार गरीबी की दलदल में फंस जाता है। हालांकि किसी तरह अब्बू सलेम की मां ने छोटा मोटा काम करके परिवार का गुजारा किया। ऐसे बुरे वक्त में अब्बू सलेम ने सोचा कि पैसे कमाने के लिए कुछ किया जाए, इसीलिए वह आजमगढ़ से दिल्ली आ गया। वहां पर उसने कुछ दिनों तक एक मोटर मैकेनिक का काम भी किया, लेकिन इस काम से उसको कुछ ज्यादा संतुष्टि नहीं मिली। इसीलिए वह अपने सपनों को पूरा करने सपनों की नगरी मुंबई आ गया और यहीं से उसकी जिंदगी की पूरी कहानी बदल गई। हालांकि पहले से उसके मन में गैंगस्टर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना, पैसे की चकाचौंध में इंसान सब कुछ भूल जाता है, फिर क्या अच्छा क्या बुरा उसे कुछ समझ नहीं आता। ऐसा ही कुछ अब्बू सलेम के साथ भी हुआ। मीडिया रिपोर्ट में मिली एक जानकारी के अनुसार अब्बू सलेम मुंबई आकर जोगेश्वरी के एक शॉपिंग मॉल में काम करने लगा। यह उन दिनों की बात है जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मुंबई में काफी बोलबाला था। दाऊद को देखकर बहुत से युवा क्राइम की दुनिया में आना चाहते थे। उस समय पर बहुत से युवा दाऊद को अपना रोल मॉडल मानते थे। जिसे देखो वही मुंबई में भाई बनने की ख्वाहिश को पाले घूम रहा था। जिस शॉपिंग मॉल में अब्बू सलेम काम करता था वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का आना जाना लगा रहता था जो सरेआम भाईगिरी दिखाया करते थे। ऐसे में 22-23 साल का अब्बू सलेम दादागिरी करने वाले लोगों से काफी प्रभावित होने लगा। वह भी उसी दलदल की दुनिया में बुलंदी पर पहुंचने के सपने संजोने लगा। यह बात 90 के दशक की है जब खुलेआम दाऊद के लोग मासूम लोगों को डराते धमकाते थे। उन पर शिकंजा कसने की हिम्मत उस समय पर किसी में नहीं थी। धीरे धीरे अब्बू सलेम भी उन दादागिरी करने वाले लोगों के गिरोह में शामिल हो गया। अब दिन में वह अपनी दुकानें चलाता था और रात को भाईगिरी करता। इसी तरह कुछ समय बीत जाने के बाद वह दाऊद के छोटे भाई अनीस के साथ जुड़ गया और फिर उसने अनीस के साथ मिलकर सोना तस्करी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसने तस्करी करने के सारे गुण सीख लिए। इसी बीच अब्बू सलेम ने
फिल्मों में हीरो बनने की भी सोची। उसने एक फिल्म निर्माता के साथ मिलकर निर्मोही नाम की एक फिल्म की शुरुआत भी की, जिसके लिए उसने तकरीबन 11 गाने भी रिकॉर्ड करवाए थे। हालांकि अब्बू सलेम की यह फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। इसी दौरान अब्बू सलेम को समीना नाम की एक लड़की के साथ प्यार भी हो गया और दोनों ने भाग कर शादी भी कर ली। अब्बू सलेम की जिंदगी पर किताब लिखने वाले हुसैन जैदी के अनुसार 1994 में फिल्म स्टार संजय दत्त ने एक बार दाऊद के छोटे भाई अनीस को फोन करके कहा था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, इसीलिए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक गन की आवश्यकता है। ऐसे में अनीस इब्राहिम ने फोन करके अब्बू सलेम को कहा था कि जाकर संजय दत्त को एक मशीन गन दे आओ। यह पहला मौका था जब किसी बड़े फिल्मी सितारे से अब्बू सलेम की मुलाकात हुई थी। मुंबई धमाकों के बाद जब अब्बू सलेम के बयान दर्ज किए गए तो अब्बू सलेम ने बताया कि संजय दत्त को देखकर वह चकित रह गया था। खुशी के मारे कम से कम उसने 3 बार संजय दत्त को गले लगाया होगा। उसने बताया कि संजय दत्त ने बस एक ही गन उस समय पर अपने पास रखी और बाकी सारी गन को हमें वापस लौटा दिया। हालांकि उस वक्त अब्बू सलेम के ऊपर संजय दत्त को हथियार पहुंचाने के अलावा कोई और संगीन आरोप नहीं लगे थे। लेकिन जब इसके बाद वह दुबई चला गया तो वहां से उसने लोगों को धमकियां देना और फिरौती मांगना शुरू कर दिया था और वहीं बैठकर वह जबरन वसूली का अपना धंधा चलाने लगा, जिस कारण लोगों की नजरों में उसकी छवि एक डॉन की बन गई थी। उस डॉन की छवि में तब और ज्यादा इजाफा हो गया जब उसने जाने माने फिल्म निर्माता गुलशन कुमार की दिन दहाड़े गोलियां मरवाकर हत्या करवा दी। उसने तो राकेश रोशन और राजीव राय को भी मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान बना लिया था, मगर उसका यह प्लान अंजाम तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गया। लेकिन अब तक लोगों के मन में उसका काफी ज्यादा डर बैठ चुका था। अब तक अब्बू सलेम की छवि एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन की बन चुकी थी। फिल्मी जगत में आप उसकी दहशत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि डर के मारे बड़े बड़े फिल्मी सितारे उसकी पार्टियों में दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि तय समय से पहले ही लोग फिरौती की रकम उसके पास पहुँचा दिया करते थे। 90 के दशक में एक समय ऐसा भी आया जब डी कंपनी के अनेकों सदस्यों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। TV9 की वेबसाइट पर छपी एक खबर के अनुसार जब डी कंपनी के पास शूटरों की कमी होने लगी, ऐसे हालात में अब्बू सलेम ने आजमगढ़ से कुछ बेरोजगार युवाओं को बुलाकर अपना शूटर बनाना शुरू कर दिया। ये शूटर मुंबई में वारदात को अंजाम देने के बाद तुरंत अपने घर लौट जाते। ऐसे में मुंबई पुलिस को इन्हें ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होता गया। इसी दौरान शादीशुदा अब्बू सलेम को एक बार फिर से प्यार हो गया और ये प्यार उसे बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री मोनिका बेदी से हुआ था। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा और मोनिका बेदी अब्बू सलेम के साथ रहने दुबई चली गई। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बात का दावा किया जाता रहा है कि अब्बू सलेम के ऊपर देश के विभिन्न शहरों में 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें मुख्य रूप से फर्जी पासपोर्ट, किडनैपिंग और हत्या के मामले हैं। फर्जी पासपोर्ट के एक मामले में तो अब्बू सलेम को दोषी करार भी दिया जा चुका है। वहीं अब्बू सलेम पर यह आरोप भी है कि उसने मुंबई में हुए बम धमाकों में दाऊद के साथ मिलकर अपने साथियों को गोला बारूद और हथियार मुहैया करवाए थे। अब्बू सलेम पुर्तगाल में था, इसीलिए काफी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साल 2005 में मोनिका बेदी के साथ उसे भारत लाया गया। इसके लिए भारत सरकार को एक लिखित एग्रीमेंट पुर्तगाल सरकार को देना पड़ा। वहां की सरकार को लिखित तौर पर यह आश्वासन दिया गया कि अब्बू सलेम को 25 साल से ज्यादा जेल की सजा नहीं दी जाएगी और न ही उसे मौत की सजा दी जाएगी। अब ऐसे में यह कहा जा सकता है कि साल 2030 में अब्बू सलेम को शायद रिहाई का फरमान सुना दिया जाए, लेकिन इस पर अभी अदालत और सरकार के बीच कुछ अहम बातें चल रही हैं। 2030 में अब्बू सलेम को रिहा किया जाता है या नहीं, ये देखना तो अभी बाकी है। पर इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।